हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। फैबुलस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे इंग्लिश की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी इंडियन एयरफोर्स अक्स और वाई ग्रुप के लिए, उसी श्रृंखला में आज हम आपके लेके आए हैं 81 to 100 क्वेश्चंस। इट मीन्स 20 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, इसको आज आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की जिनकी पूरी संभावनाएं है। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में कौन से क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 81। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 81 जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। व्हाइल आई वॉज ड्राइविंग होम आई हियर्ड सम सीकिंग न्यूज एट द रेडियो। आपको एरर चूज करना है कि यहाँ एरर क्या होगा। फ्रेंड्स देखिएगा, व्हाइल आई वॉज ड्राइविंग होम, आपने वाइल का रूल पढ़ा होगा। वाइल क्या कहता है, देखिएगा वाइल वाले सेंटेंस में वाइल के बाद में कंटिन्यूअस होता है। दोस्तों क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ वाइल आई वॉज ड्राइविंग, जब मैं ड्राइविंग कर रहा था, आई वॉज ड्राइविंग होम, मैं घर जा रहा था, आई हियर्ड मैंने सुना, राइट, सम सीकिंग न्यूज मैंने कोई बुरी घटना सुनी, कोई परेशान करने वाली न्यूज सुनी थी मैंने। एट द रेडियो, कहाँ पर सुनी थी, रेडियो पर सुनी थी। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको ग्रामेटिकल एरर निकालने के लिए सबसे पहले इसके सब्जेक्ट की बात करें तो वाइल के साथ कंटिन्यूअस सब्जेक्ट क्या है, आई प्रोनाउन है, सिंगुलर फॉर्म वॉज लेता है। यहां पर सेंटेंस पास्ट में है तो नेक्स्ट सेंटेंस भी किस में होना चाहिए, पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो यहां क्या हो गया, आई हियर्ड, ठीक है, पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग चला गया। वाइल आई वॉज ड्राइविंग होम आई हियर्ड, मैंने सुना, हियर फर्स्ट फॉर्म होती है, हियर्ड सेकंड फॉर्म हो गया, राइट। तो ये पास्ट में चला गया, सेकंड फॉर्म। सम सीकिंग न्यूज, कुछ परेशान करने वाली सूचना, तो यहाँ किसी प्रकार का एरर नहीं हुआ। आगे सी ऑप्शन में क्या करा, देखिएगा एट द रेडियो। अब रेडियो के साथ में ध्यान रखिएगा, टेलीविजन, रेडियो, टैप रिकॉर्डर, सेल फोन, मोबाइल फोन, इन सभी के साथ में जो प्रेपोजिशन आएगी वो क्या प्रेपोजिशन होगी। फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ऑन टेलीविजन, ऑन टेलीविजन, ऑन रेडियो, ठीक है, ऑन सेल फोन। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑन टैप रिकॉर्डर। अगर हम कोई भी सूचना, किसी प्रकार की न्यूज़ या अन्य कोई भी चीज़ें हम रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या टैप रिकॉर्डर के माध्यम से, सेल फोन पर हम जब सुनते हैं तो उसके लिए प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है, एट का प्रयोग नहीं होता। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना होगा कि टेलीविज़न, रेडियो, सेल फोन, इन सभी के लिए ऑन का प्रयोग है और एट का प्रयोग जो है वो प्लेस को आइडेंटिफाई करता है, टाइम को आइडेंटिफाई करता है। तो आपका एरर कहाँ हुआ फ्रेंड्स, सी ऑप्शन में आपका क्या हुआ, एरर हुआ, यहाँ एट का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, देखिएगा, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। आपको सेंटेंस के एक सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर दिया हुआ है, वो आपको एरर चूज करना है कि एरर कहाँ है। देखिएगा क्वेश्चन पढ़िएगा पहले। मिसेस संगीता मलिक इज वन ऑफ द फेवरेट टीचर ऑफ मोस्ट चिल्ड्रेन इन आवर स्कूल। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपको एक कंप्लीट सेंटेंस दिया, अब इसके सेगमेंट दिए जा रहे हैं, कौन से सेगमेंट में, कौन से भाग में एरर दिया हुआ है, ये आपको चूज करना है। फ्रेंड्स कैसे चूज करेंगे, देखिएगा आप यहाँ सबसे पहले आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, मिसेस संगीता मलिक इज। या संगीता मलिक सिंगुलर है, इसके लिए इसका प्रयोग आप बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद इज ऑफ द मोस्ट चिल्ड्रेन, वन ऑफ द फेवरेट टीचर। तो यहाँ देखिए सेंटेंस क्या, संगीता मलिक इज वन ऑफ द फेवरेट टीचर। तो वन ऑफ द फेवरेट टीचर, वन ऑफ द फेवरेट टीचर, ये भी बिल्कुल राइट है। ऑफ द मोस्ट चिल्ड्रेन इन आवर स्कूल। अब आप देखेंगे सीक्वेंस, यहाँ फ्रेंड ध्यान रखिएगा, थोड़ा सीक्वेंस चेंज हुई है ऑप्शन में। यहाँ पर ये सी ऑप्शन होना चाहिए था और ये बी ऑप्शन। तो ये वन ऑफ द फेवरेट टीचर। अब आपने पढ़ा होगा वन ऑफ के साथ में आने वाली जो नाउन होती है वो सिंगुलर होती है या
प्लूरल होती है। तो माय डियर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमेशा वन ऑफ के बाद में, वन ऑफ के बाद आने वाली जो नाउन होती है वो हमेशा प्लूरल होती है, कभी सिंगुलर नहीं होती है। देखिएगा वन ऑफ, वन ऑफ द, वन ऑफ द के बाद में अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूं दोस्तों, तो एडजेक्टिव की हमेशा सुपरलेटिव फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? सुपरलेटिव फॉर्म आती है। और यदि हम नाउन की बात करें तो नाउन हमेशा प्लूरल आएगी। नाउन कैसी होगी? प्लूरल होगी। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि यहाँ सेंटेंस में एरर कहाँ होगा? मिसेस संगीता मलिक इज वन ऑफ द फेवरेट टीचर नहीं होगा, टीचर्स होगा। वन ऑफ द फेवरेट टीचर्स, जो बहुत सारे टीचर्स है उनमें से वो एक है। वन ऑफ द, वन ऑफ द के बाद में हमेशा क्या होता है? प्लूरल नाउन आती है, तो यहाँ टीचर्स होना चाहिए, टीचर नहीं होगा। बात समझ आ गई दोस्तों? हमेशा आपको ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों कि जब भी हम किसी सेंटेंस में एरर चूज करते हैं तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक हमने आपको करवाया है, नाउन, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, कंप्लीट एरर से आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होता है। तो यहाँ आपने ये देख लिया कि वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल आता है और यहाँ दिया हुआ आपको नाउन सिंगुलर। तो एरर कहाँ हुआ? इस वर्ड में एरर हो गया। तो आपका ये पार्ट क्या हो गया? यहाँ देखिएगा, वन ऑफ द फेवरेट टीचर नहीं होगा, टीचर्स होगा। तो यहाँ पर आपके क्या हुआ? एरर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है दोस्तों? देखिएगा, रॉबिन सेड टू पैग। यहाँ पर देखिएगा सेंटेंस आपका क्या है? चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमने आपको कुछ रूल्स बताए हैं और वो रूल्स आपको माइंड में रखना है दोस्तों। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको डेफिनेट उन माइंड रूल्स को आप रिकॉल करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले सेंटेंस किस पैटर्न का है? यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस है, राइट। और दूसरा सेंटेंस क्या है? डोंट से बना हुआ, इट मीन्स इंपेरेटिव है। पहला सेंटेंस आपका क्या है दोस्तों? इंटरोगेटिव है और दूसरा सेंटेंस आपका क्या है? इंपेरेटिव है। ठीक है, नेगेटिव है इंपेरेटिव में। इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी दिया हुआ हो तो आपको पता होगा दोस्तों, कंजक्शन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यदि हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बना, सेंटेंस बना हुआ हो, क्वेश्चन दिया हुआ हो, तो इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आर से दिया, इट मीन्स क्या होगा? इफ या वेदर। तो आप क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा, ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उन ऑप्शंस में से जिसमें इफ ऑप्शन नहीं है उसको कैंसिल कर दीजिएगा। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ फर्स्ट में इफ दे रखा है कंजक्शन, सेकंड के अंदर कंजक्शन इफ नहीं है, कैंसिल कर दीजिएगा। थर्ड में इफ कंजक्शन नहीं है, कैंसिल कर दीजिएगा। फोर्थ में इफ कंजक्शन नहीं है, कैंसिल कर दीजिएगा। तो माय डियर, आपको तुरंत ही आपका आंसर मिल गया कि आपका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। बात समझ आ रही दोस्तों? ए ऑप्शन कैसे राइट हुआ है? रॉबिन आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है तो सेड टू चेंज होता है आस्ट में। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हेल्पिंग वर्ब से अगर सेंटेंस दिया हुआ हो तो इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। यदि सेंटेंस में नेगेटिव बात की गई हो और नॉट की बात की गई हो तो वेदर का प्रयोग करते हैं, और यदि कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब दे रखी हो तो ऐसी सिचुएशन में इफ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आपने क्या किया? इफ का यूज कर लिया। इसके बाद देखिएगा, यहाँ यूज सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन है? पैग आपका ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अनुसार जब सेंटेंस चेंज किया आपने तो क्या हुआ फ्रेंड्स? यहाँ पर ही का प्रयोग किया गया, राइट। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर इज आर एम और इज आर एम को चेंज करते हैं वॉज वर्ब में, तो यहाँ क्या हुआ? वॉज का प्रयोग। लिसनिंग ऐसे कैसे वर्ब आ जाती है, एंड कंजक्शन, क्योंकि ये सेंटेंस में दो सेंटेंस है यहाँ पर, एक इंटरोगेटिव है, एक इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए आपने एंड कंजक्शन लगाया, और जो सेंटेंस का भाव है नेगेटिव, एफर्मेटिव जो भी है, तो यहाँ पर क्या देखिएगा? एडवाइज्ड डोंट बी थिक के लिए क्या हो गया? एडवाइज्ड हिम नॉट टू बी थिक। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों आपका। यहाँ ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है दोस्तों? देखिएगा, ही विश्ड मी रेस्पेक्टफुली एंड टोल्ड दैट ही हैड कम टू ज्वाइन द ऑफिस। ये सेंटेंस क्या? देखो, इनडायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच।
सेंटेंस आपको इनडायरेक्ट में दिया हुआ है और आपको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। माय डियर ध्यान रखिएगा, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए तो आपको टेंस का रूल फॉलो करना होगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदला जाएगा। और यदि सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी हो तो उसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य का टेंस बदला जाएगा, राइट। अब चलते हैं हम सेंटेंस की ओर। देखिएगा, ही विश्ड मी रेस्पेक्टफुली एंड टोल्ड दैट ही हैड कम टू जॉइन द ऑफिस। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है यहां पर क्या किया गया, देखो विश्ड की बात की गई है। ही विश्ड मी रिस्पेक्टफुली, उन्होंने मुझे विश किया रेस्पेक्टफुली। अब रिस्पेक्टफुली वर्ड का प्रयोग किसके लिए करते हैं, अपने से बड़ों के लिए। किसके लिए होगा दोस्तों, अपने से बड़ों के लिए। अगर अपने से छोटों को किसी प्रकार का अभिवादन किया जाता है तो लविंगली या अफेक्शनेटली वर्ड का प्रयोग किया जाता है। यहां बड़ों की बात कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुली है। तो देखिएगा ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं हम। यहां पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, देखिएगा गुड मॉर्निंग सर। सेकंड में भी क्या है, गुड मॉर्निंग सर। थर्ड में भी क्या है, गुड मॉर्निंग सर। तो ध्यान रखिएगा यहां पर फर्स्ट सेंटेंस बिल्कुल राइट है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि चारों में सेम है। आगे बढ़ते हैं आगे। एंड के बाद में क्या, देखो टोल्ड का प्रयोग किया गया है, दैट ही हैड कम। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब होती है माय डियर, ध्यान रखिएगा। यदि डायरेक्ट स्पीच में सेकंड फॉर्म हो तो इनडायरेक्ट में होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट मींस आपको सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। ऑप्शन में चूज करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म जहां नहीं है उसको आप कैंसिल कर दें। तो देखिएगा यहां क्या होगा, याद रखा है हैड। अब एक कंडीशन दूसरी और आपके पास क्या आती है दोस्तों, जैसे सेकंड फॉर्म होती है तो क्या होगा, पास्ट का पास्ट परफेक्ट होता है। हैज हैव को भी किस में चेंज करते हैं, हैड में। हैज हैव और हैज हैव भी किस में चेंज होता है, हैड में। तो ऑप्शन की ओर बढ़िएगा। अब फर्स्ट में दे रखा है हैव कम, सेकंड में देखिए क्या है, शैल ज्वाइन। तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, शैल तो आ ही नहीं सकता, कैंसिल। इसके बाद देखिए यहाँ आई वॉन्ट, तो वॉन्ट नहीं है दोस्तों क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट चेंज होती है सेकंड में। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं है, हैड है। फोर्थ ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, आई एम हियर, इजारम चेंज होते हैं वॉज वर में, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स, आप अपने आंसर तक इजीली पहुंच गए कि आपने देखा कि एंड कंजक्शन से जुड़ने के बाद आगे वाले सेंटेंस का टेंस कौन सा है। यहां दे रखा आपको पास्ट, ठीक है, परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट कब होता है, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है। इट मीन्स दो टेंस ऐसे हैं जिनको हम बदल रहे हैं पास्ट परफेक्ट में। तो सेंटेंस में जो ऑप्शन दिया हुआ आएगा आपको, उन ऑप्शंस में क्या होगा, या तो आपको दिया हुआ आएगा पास्ट सिंपल में और या होगा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। देखिए कैसे, यहां दे रखा है ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग। यदि किसी भी सेंटेंस में, ध्यान से सुन लीजिएगा फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत इजी वे से बता रहा हूं कि यदि किसी भी वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून मिलने का भाव हो, समझना दोस्तों, यदि मिलने का भाव हो तो ऐसी सिचुएशन में मिलने का भाव होने पर, गुड मॉर्निंग क्या है, मिलने का भाव, जब मिलने का भाव होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू जो होती है वो विश में बदली जाती है। लेकिन अगर अलग होने का भाव हो तो यह रिपोर्टिंग वर्ब बैड में बदल जाती है। बिछुड़ने का भाव होगा तो क्या होगा, बिछुड़ने का भाव, जब बिछुड़ने का भाव हो तो वहां रिपोर्टिंग वर्ब होती है BADE। ध्यान रखना दोस्तों, मिलने के भाव में विश है तो बिछुड़ने में बैड है। तो यहां सेंटेंस में देखिएगा, और जब हम गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं तो इसमें किसी प्रकार का कोई कंजक्शन नहीं आता है और ये विशिंग करने वाला जो वर्ड है इसको हम हटा देते हैं। इसके लिए बैड और विश का प्रयोग कर लिया जाता है। तो गुड मॉर्निंग शब्द यहां पर हटा, रेस्पेक्टफुली विश्ड मी रेस्पेक्टफुली वर्ड आया। यहां विश्ड बता रहा है गुड मॉर्निंग को, गुड मॉर्निंग कंप्लीटली हट जाएगा। ध्यान रखें दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर आपने यहाँ कहा कि विश्ड मी रेस्पेक्टफुली है, इस वाक्य में तो गुड मॉर्निंग है ही नहीं, फिर आपने डायरेक्ट स्पीच में गुड मॉर्निंग कहाँ से लिया। तो समझ लीजिएगा माय डियर,
ये विश्ड जो वर्ड है ये बता रहा है कि सेंटेंस में मिलने का भाव होगा। इट मीन्स गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ऐसा सीक्वेंस दिया हुआ आएगा। यदि यहाँ बैड होगा तो यहाँ पर गुड नाइट वर्ड दिया हुआ आएगा, फेयरवेल दिया हुआ आएगा। ठीक है, बिछुड़ने का भाव गुड बाय, बिछुड़ने का भाव है, अलग होने का भाव है। गुड नाइट बिछुड़ने का भाव, अलग होने का भाव। ऐसी सिचुएशन में बैड का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चूज द वन वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन द बोर्ड। आपको एक ऑब्जेक्ट वर्ड चुनना है जिसका मीनिंग सेम हो, सिमिलर वर्ड चुनना है, सिनोनिम चुनना है। ध्यान रखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ग्लूमी शब्द दिया हुआ है क्वेश्चन में, ग्लूमी का मीनिंग क्या होगा। आपको इसका मीनिंग यदि आता है तो आप डेफिनेट अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे माय डियर। तो क्वेश्चन क्या है, ग्लूमी, और ग्लूमी किसे कहते हैं? ग्लूमी का मतलब होता है उदासी होना। ग्लूमी क्या होता है दोस्तों? उदासी, धुंधलापन होना, उदासी होना, खिन्नता होना, मन अप्रसन्न होना, उदास होना, अप्रसन्न होना, अप्रसन्न, दुखी, या मैं कहूँ निराश। ठीक है, किसी प्रकार की आशा की किरण नजर नहीं आती, वो ग्लूमी होता है। अब देखिएगा मिस्टी, मिस्टी का मतलब क्या होता है? जब ओस के कारण से धुंधलापन छा जाता है उसको मिस्टी कहते हैं। कि कहते हैं दोस्तों, धुंधलापन जो हो जाता है उसको कहते हैं मिस्टी। मिस्ट से बना हुआ है मिस्टी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड होता है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट होना। जैसे आपने कोई बात की है और वो बात आपको सही समझ में नहीं आ रही है, ऑब्सक्योर बोल देते हैं, अस्पष्ट बोल देते हैं, वेज बोलते हैं अपन, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है मर्की, और मर्की जो वर्ड है ये होता है गंदे के लिए। जो कोई गंदा दिखाई दे रहा हो, अच्छा दिखाई दे रहा हो, जैसे गंदा हो कोई चीज़, या मैं कहूँ जहाँ अंधेरा हो, अंधेरे वाली जगह हो, उसको भी हम क्या कहते हैं? मर्की कहते हैं। इसके बाद एक वर्ड आता है शैडोवी। शैडोवी क्या होता है? जीवन में शैडोवी आ जाने का मतलब होता है दुखी हो जाना, निराशा नजर आना, परेशानी नजर आना। तो शैडोवी जो वर्ड है इसका अर्थ होता है निराशा, दुखी, परेशान। ये इसके सिमिलर वर्ड होंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब आपसे ये पूछा जाए कि ग्लूमी शब्द का समानार्थी जो शब्द है जो इसका मीनिंग रखता है वो वर्ड कौन सा है, तो आप कहेंगे यहाँ इसका एग्जैक्ट जो वर्ड होगा वो होगा शैडोवी। शेड से बना हुआ है शैडोवी। अब शेड क्या देखेगा, हमने कहा SHADOW शैडो। शैडो का मतलब होता है दोस्तों छाया। ध्यान रखिएगा, शैडो का मतलब क्या होता है? छाया। और यहाँ पर एक वर्ड दूसरा हमने कहा शैडोवी, वाई लगा दिया तो इस शैडो भी छायादार हो जाता है। जीवन में एक प्रकार की छाया आ गई है, मतलब पहले किसी प्रकार की कोई निराशा नहीं थी, अब निराशा के बादल छा गए हैं, निराशा आ गई है। तो शैडो जो है कि यहाँ शेड दिखाई दे रहा है, इट मीन्स क्या हो गया, या परछाई दिखाई दे रही है, तो वो उसकी दुखीपन का, उसकी निराशा का कारण है। ध्यान रखना दोस्तों, तो दुखी होना, निराश होना, उदास होना, हताश होना, परेशान होना, ये शैडोवी है। तो सिमिलर मीनिंग आपका क्या हो गया यहाँ? ग्लूमी का हो गया शैडोवी। क्लियर? बात समझ में आ गई दोस्तों? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा देखिएगा, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन द बोर्ड। रिवैल्यू, रिवैल्यू क्या होता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, रिवैल्यू बहुत अच्छा वर्ड है, रिवैल्यू। और रिवैल्यू का अर्थ क्या होगा ये भी आप समझ लीजिएगा। री का मतलब पुनः, और वैरी करना, री पुनः, फिर से रेवरी करना, बार बार कोई दिव्या स्वप्न देखना। ध्यान रखना दोस्तों, रिवैल्यू का अर्थ क्या होता है? दिव्या स्वप्न, दिया स्वप्न। तो यहाँ दिव्या स्वप्न देखना अर्थात जो दिन में सपने देखता है। ध्यान रखना दोस्तों, दिन में सपने देखना, दिन में सपने देखना, झूठे सपने देखना, झूठे सपने देखना, यानी कि किसी प्रकार की हकीकत नहीं होना, रियलिटी से दूर होना, ऑथेंटिसिटी से दूर होना, वास्तविकता से परे होना क्या कहलाता है? रिवैल्यू कहलाता है। तो डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता ना, ये तो क्या है? दृढ़ निश्चय के लिए आता है, दृढ़ निश्चय। तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद वर्ड आता है डे ड्रीम। डे ड्रीम का अर्थ होता है दिव्य स्वप्न, दिव्य स्वप्न। तो ये तो इसका आंसर हो सकता है। रियलिटी का मतलब वास्तविकता, और जो वास्तविकता से दूर हो उसको क्या कहेंगे हम? डे ड्रीम।
वास्तविकता से दूर हो। इसके बाद वर्ड है रियलाइजेशन, महसूस करना, रियलाइज करना है, फील करना किसी चीज को। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सेंटेंस समझिएगा। वर्ड कह रहा है रिवेरी। रिवेरी का अर्थ क्या हो गया? दिव्य स्वप्न देखना, दिन में सपने देखना, झूठे सपने देखना, हकीकत से परे होना। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, डे ड्रीम, दिव्य स्वप्न देखना, हकीकत से परे होना, वास्तविकता को नकारना। रियलिटी, रियलाइजेशन। तो आपका यहाँ आंसर क्या हुआ दोस्तों? डे ड्रीम आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज गिवन इन द अंडरलाइन। अंडरलाइन जो ईडियम या फ्रेज दे रखी है उसका आपको मीनिंग बताना है कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ही स्पोक वेल दो इट वॉज हिज मैडन स्पीच। ही स्पोक वेल, यद्यपि उसने बहुत अच्छा बोला। इट वॉज हिज मैडन स्पीच, ये उसका मैडन स्पीच था। अब देखिएगा, मैडन स्पीच, मैडन किसको कहते हैं? MAID, मैड। मैड का मतलब क्या होता है दोस्तों? नौकरानी भी होता है, और जो अविवाहित लेडी होती है उसको भी मैड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैड की बात कर रहे हैं अपन, MAID, मैडन। और मैडन का मतलब होता है जो अभी क्या है, कंवारी हो, कौमारे भंग नहीं हो, ठीक है, या जो फर्स्ट टाइम जिसका हो उसको क्या कहेंगे हम? मैडन स्पीच। तो फर्स्ट टाइम जो स्पीच होता है वो कहते हैं मैडन स्पीच। लॉन्ग स्पीच, ब्रीफ स्पीच, फर्स्ट स्पीच और इमोशनल स्पीच। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखें दोस्तों, मैडन स्पीच का मीनिंग होता है फर्स्ट स्पीच। मैदान में मैंने पहली बार स्पीच दिया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, याद रखने के लिए मैंने क्या बोला है? मैदान, मैडन स्पीच, मैदान में स्पीच मैंने जो दिया था वो मेरा फर्स्ट स्पीच था। पहला स्पीच कौन सा? मैडन स्पीच। कौन सा? मैडन स्पीच। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखिएगा। द रॉक कंसर्ट कंसर्ट, जो रॉक कंसर्ट है उसने ये साबित कर दिया टू बी ए बिग ड्रॉ। अर्थात बिग ड्रॉ, बिग का मतलब बहुत बड़ा, ड्रॉ का मतलब खींचना, जो बहुत बड़ी चीज को खींच लेता है। बिग अट्रैक्शन है जिसका, बहुत बड़ी शान है जिसकी, बहुत शानदार है, शान शौकत वाला है, जो देखते ही उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। ध्यान रखिएगा, फेवरेट, पसंदीदा को कहते हैं, लाइक करते हैं उसको। ह्यूज अट्रैक्शन, बहुत बड़ा आकर्षण जो होता है उसको कहते हैं बिग ड्रॉ। गेन, प्राप्त करना। बिग बैंग, ये इसमें शामिल नहीं होता दोस्तों। बिग बैंग थ्योरी विशाल के लिए आता है, बड़े के लिए आता है। लेकिन जब हम किसी चीज़ की ओर आकर्षित होते हैं, बहुत बड़ी चीज़ की ओर, तो उसको हम क्या कहते हैं? बिग ड्रॉ। बहुत बड़ी चीज़ को अपनी ओर खींचने का मतलब क्या हुआ कि उसमें बहुत बड़ा आकर्षण था, इसलिए उसने बिग ड्रॉ किया। बहुत बड़ी चीज़ को खींचेगा कौन? जिसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अगर अट्रैक्शन होगा तो बहुत बड़ी भीड़ उसकी तरफ चली आएगी। तो ध्यान रखिएगा, ह्यूज अट्रैक्शन इज द सिमिलर वर्ड ऑफ ए बिग ड्रॉ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है? देखो, द ब्रगलर destroyed several items in the room, even the carpet has been torn। करना क्या आपको? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव बनाना दोस्तों। एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे? देखो, द ब्रगलर destroyed several item। पहले तो सेंटेंस समझ लीजिएगा कि ये एक्टिव है या पैसिव है। यहां पर क्या दे रखा है? ब्रगलर destroyed, वो आपकी कौन सी फॉर्म है माय डियर? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या हुआ? एक्टिव वॉइस। दूसरा सेंटेंस क्या है? इन द रूम इवन द कारपेट हैज बीन टॉर्न। हैज बीन किस में लगता है? पैसिव में। तो ये तो ऑलरेडी पैसिव है, इसको पैसिव बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो पहले से पैसिव है। अब सेंटेंस ये है पहले वाला फर्स्ट, इसमें क्या है? द बर्गलर destroyed several items। ऑब्जेक्ट कौन है? सेवरल आइटम्स। इन द रूम, ये प्लेस एडवर्ब का रूप है, तो ऑब्जेक्ट हुआ आपका सेवरल आइटम्स इन द रूम, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा, सेवरल आइटम्स प्लूरल है, destroyed सेकंड फॉर्म, तो क्या होगा? वर destroyed, वर destroyed, वर destroyed। तो यहां ऑप्शन में चूज करेंगे जहां वर destroyed है वो आपका राइट आंसर है, बाकी कैंसिल कर दीजिएगा। तो चलते हैं यहाँ फर्स्ट में, क्या देखिएगा? सेवरल आइटम्स destroyed, ये तो पैसिव का है ही नहीं, कैंसिल कर दीजिएगा। सेकंड, सेवरल आइटम्स इन द रूम वर destroyed है, इसमें दिया हुआ। थर्ड ऑप्शन, इंक्लूडिंग द कारपेट सेवरल आइटम इन द रूम हाउ बीन टॉर्न, कैंसिल कर दीजिएगा। डी ऑप्शन, द ब्रगलर बीइंग destroyed,
बीइंग किसी कंडीशन में नहीं आ सकता, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो गया। अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कैसे हुआ। सेवरल आइटम्स इन द रूम वर डिस्ट्रॉयड, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म थी वर डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रगलर, इवन द कारपेट वॉज टॉर्न। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ कारपेट वॉज टॉर्न ये एग्जाम में क्वेश्चन है जिसको मैंने एज इट इज लिया है, यहाँ ये गलत है, वॉज टॉर्न नहीं होगा ऑप्शन में। बाकी आपका राइट आंसर तो यही है, लेकिन जो सेकंड सेंटेंस दे रखा है इवन द कारपेट हैज बीन टॉर्न, तो ये तो ऑलरेडी पैसिव है, इसको पैसिव नहीं बदलना माय डियर। तो यहाँ हैज बीन टॉर्न ही आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? हैज बीन टॉर्न होना चाहिए था। क्लियर? तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कई बार ऑप्शंस में इस प्रकार का जो माइनर एरर दे दिया जाता है उसको आप ध्यान देवें कि पहला सेंटेंस जो है वो आपका राइट आंसर है, सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो सभी में सेम चल रहा है। जैसे देखिएगा इवन द कारपेट हैज टॉर्न, यहाँ पर दिया हुआ है वॉज टॉर्न, यहाँ दिया है, इस सेंटेंस में लिया नहीं है, पहले इसको हटा दिया गया, यहाँ हैव बीन दे दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए कि यहाँ पर द ब्रेगुलर बीइंग, तो बीइंग कंडीशन में नहीं आ सकता। राइट, तो आपका आंसर यहाँ क्या हो गया? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा देखिएगा, प्लीज गिव मी योर पेन एंड टेक योर सीट। सेंटेंस किस में है देखिएगा, प्लीज। अब आपको पता होगा फ्रेंड्स, यदि किसी वाक्य में प्लीज और काइंडली दिया हुआ हो तो पैसिव वाला जो सेंटेंस है या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं माय डियर? यू आर रिक्वेस्टेड। लेट योर पेन गिवन, ये तो कैंसिल कर दीजिएगा। यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर वार्नेड, यू आर ऑर्डर्ड। तो यहाँ प्लीज है और प्लीज कौन सा सेंस लेता है माय डियर? प्लीज लेता है रिक्वेस्ट का सेंस। तो यहाँ रिक्वेस्ट फॉर्म आपके बी ऑप्शन में है, ये आपका राइट आंसर हुआ। बाकी तीन क्यों नहीं हो रहे हैं देखिएगा, आगे इसमें बढ़ते हैं। यहाँ रिक्वेस्टेड है, रिक्वेस्टेड प्लीज हट जाता है और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस ऐड कर देते हैं आगे। इसके बाद मी, तो टू गिव मी यूर पेन एंड टेक योर सीट एज इट इज आ गया, कोई चेंजेस नहीं होगा। इस ऑप्शन में क्या है देखो, यू आर वार्नेड टू गिव मी योर पेन एंड टेक योर सीट, तो वार्नेड नहीं है, चेतावनी नहीं दी गई है। यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर नहीं दिया गया है क्योंकि प्लीज काम में लिया है। जब सेंटेंस में प्लीज है तो ऑर्डर की बात नहीं की गई है, रिक्वेस्ट की बात की जाती है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है देखिए दोस्तों, ए मैन हु वेस्ट इज मनी ऑन लग्जरी, एक वो व्यक्ति जो अपना मनी है, अपना धन है, वो लग्जरी आइटम पे खर्च कर देता है, उसे हम क्या कहेंगे? जो अनावश्यक खर्च कर रहा है, लग्जरी आइटम पे खर्च करता है, उसको आप क्या बोलेंगे? ध्यान रखिएगा, सबसे पहला वर्ड आपके पास में क्या है? एक्सटेम्पर। क्या है? एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर किसे कहते हैं आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक्सटेम्पर का मतलब बिना तैयारी के कोई कार्य करते हैं अपन। एक्सटेम्पर बिना प्रिपरेशन के, विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट प्रिपरेशन जो होता है, अर्थात मैं कहूं बिना तैयारी के, बिना तैयारी के, उसे कहेंगे एक्सटेम्पर करना। राइट, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, तृप्ति। और तृप्ति किसको कहते हैं दोस्तों? तो मितव्ययी होता है, इट मीन्स जो अनावश्यक खर्च नहीं करता है। ठीक है, पर्सन हु डज नॉट वेस्ट, हु डजंट वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, जो लग्जरी पर अपना पैसा खर्च नहीं करता है, मनी खर्च नहीं करता है, वो मितव्ययी है, जो कम खर्च करता है, फ्यू करता है। एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रा का मतलब अतिरिक्त खर्च करने वाला, जो एक्स्ट्रा खर्च करता है। वेजेंट, एक्स्ट्रा का मतलब अतिरिक्त खर्च करने वाला, जो आवश्यकता से ज़्यादा खर्च करता है, लग्जरी आइटम पे खर्च करता है, विलासिता की चीज़ों पे खर्च करता है, वो क्या है? एक्स्ट्रावेजेंट है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? एक्स्ट्रावेजेंट। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन जो हुआ वो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो गया। क्लियर? क्योंकि यहाँ क्या पूछा गया आपसे? मैन हु वेस्ट इज मनी, जो आदमी अपना पैसा बर्बाद करता है ऑन लग्जरी, विलासिता की चीज़ों में, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रावेजेंट होना। ठीक है, जो खर्चीला बोलते हैं इसको, हिंदी में भी अपन क्या कहते हैं? खर्चीला होना। ठीक है, और जो कम खर्च करता है इसको कहते हैं हम मितव्ययी। क्या कहते हैं? मितव्ययी। और एक्सटेम्पर का कहते हैं बिना तैयारी के। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 92 क्या देखिएगा, ए वुमन विद डार्क ब्राउन हेयर, एक महिला जिसके बाल कैसे होते हैं, डार्क ब्राउन होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे। सबसे पहले आपको देखना होगा, ये वन वर्ड से लिया गया क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्लोंडे, और ब्लोंडे किसे कहते हैं, जो पेल येलो हेयर होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ब्लोंडे कौन होते हैं, पेल येलो हेयर। पेल येलो हेयर जो है वो ब्लोंडे है, ध्यान रखना दोस्तों। अगला वर्ड है फिलोगिनिस्ट, और फिलोगिनिस्ट कौन होता है, फिलोगिनिस्ट अर्थात जो स्त्री प्रेमी होता है। कौन होता है, स्त्री प्रेमी। लवर ऑफ वीमन, लवर ऑफ वीमन, महिलाओं से प्रेम करने वाला, वीमेन, स्त्री प्रेमी जो होता है उसको फिलोगिनिस्ट कहते हैं। और ब्रूनेटे, ध्यान रखिए दोस्तों, ब्रूनेटे शब्द का मीनिंग होता है जो डार्क ब्राउन हेयर होते हैं, डार्क ब्राउन हेयर। डार्क ब्राउन हेयर क्या कहलाता है, ब्रूनेटे कहलाता है। और अगला वर्ड आपके पास में डॉटेड, और डॉटेड किसे कहते हैं, डॉटेड मीन्स होता है ए पर्सन हु इज फिजिकली वीक, जो व्यक्ति फिजिकली वीक है, एंड हिज मेंटल कंडीशन एंड हिज मेंटल क्वालिटीज आर डिक्लाइंड, जिसकी मानसिक स्तर जिसका गिर गया हो, फिजिकली जो वीक हो गया हो, शारीरिक मानसिक रूप से जो विक्षिप्त है, शारीरिक व मानसिक कमजोर है, शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर है, उसे हम क्या कह रहे हैं दोस्तों, वो है हमारा डॉटेड। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। जो ब्राउन हेयर है, ए वुमन विद डार्क ब्राउन हेयर, जिसके भूरे बाल होते हैं उसको क्या कहते हैं, ब्रूनेटे कहते हैं। ध्यान रखना, ब्लोंडे नहीं कहते हैं। येलो, पेल येलो होते हैं उसको ब्लोंडे कहते हैं। और जो स्त्री प्रेमी होता है फिलोगिनिस्ट कहते हैं उसको। और डॉटेड होता है शारीरिक मानसिक रूप से जो कमजोर होता है उसको क्या कहते हैं, डॉटेड कहते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है देखिएगा, IIM Calcutta's MBA program is regarded as the finest in the country, no error। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ IIM Calcutta's। सबसे पहले आप देखेंगे कि IIM Calcutta's MBA, जो कलकत्ता के MBA प्रोग्राम है, ध्यान रखना, द प्रोग्राम MBA प्रोग्राम ऑफ IIM कलकत्ता। यहाँ सबसे पहले आप बात करेंगे IIM Calcutta's, तो कैलकटाज में यहाँ कलकत्ता के साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान रखना दोस्तों, निर्जीव चीज़ों के साथ में एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम इज रिगार्डेड एज, रिगार्डेड के बाद कभी भी एज का प्रयोग नहीं होगा। द फाइनेस्ट इन द कंट्री, तो इस सेंटेंस में एरर आपका क्या है दोस्तों, ए और बी दोनों में एरर हो गया, सॉरी ए और सी में एरर है। देखिएगा कैसे, IIM कैलकट्टा, IIM कैलकट्टा कोई एक पार्ट ऑफ बॉडी नहीं है, ठीक है, ये कोई शरीर का हिस्सा नहीं है, कोई निर्जीव सजीव चीज़ नहीं है, लिविंग नहीं है, ये नॉन लिविंग है। क्या है, नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होता। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सजीवों के साथ में किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि रिगार्डेड जो वर्ड दे रखा है, रिगार्डेड, तो रिगार्डेड के बाद में एज का यूज नहीं किया जाता, ठीक है, एज को रिमूव करना होगा। रिगार्डेड द फाइनेस्ट इन द कंट्री, तो एरर आपका क्या हुआ, दो जगह यहाँ इस सेंटेंस में एरर हुआ। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 क्या करा देखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड हैड हैबिट्स इज द, यहाँ हैड हैबिट नहीं है दोस्तों, ये बैड हैबिट है। क्या है, बैड हैबिट, हैड हैबिट नहीं है, बैड हैबिट। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको।
वन ऑफ द मोस्ट वाइडली, सबसे ज़्यादा जो बुरी आदत है जो बढ़ती जा रही है वो आदत कौन सी है? टोबैको की। अब ध्यान रखें दोस्तों, हमने एक क्वेश्चन पहले भी लिया था कि वन ऑफ द के बाद क्या होता है? एडजेक्टिव की सुपरलेटिव फॉर्म आती है। इसलिए यहां पर देखिएगा वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड, तो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव फॉर्म आ गई। इसके बाद में जो नाउन आती है, ये नाउन हमेशा कैसी होती है? प्लूरल होती है। इसलिए यहां बैड हैबिट नहीं होगा, बैड हैबिट्स होगा। क्या होगा? बैड हैबिट्स होगा। तो यहां पर आपका क्या है दोस्तों? एरर है। तो सी ऑप्शन में आपके क्या हुआ? एरर आ गया। तो ये आपका सी ऑप्शन एरर वाला है, जिसको इंप्रूव किया जाएगा, हैबिट्स लगाकर इसको इंप्रूव किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है देखिएगा, ए चिल विंड ब्लू एंड आइसी फिंगर्स ऑफ डेथ क्रैप्ड अप माई स्पाइन। यहां देखिएगा अ चिल, देखिएगा चिल और शब्द होता है चिल्ली। चिल और चिल्ली, चिल क्या है? नाउन, चिल्ली क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहां देखिएगा ए चिल विंड, तो चिल विंड नहीं होगा, ये गलत हुआ। क्या होगा? चिल्ली विंड, चिल्ली विंड एडजेक्टिव की भांति काम में लेना है। तो चिल नहीं होता, चिल्ली होता है। क्या होता है दोस्तों? चिल नहीं होता, क्या होगा? चिल्ली होगा। तो यहां पर चिल्ली जो वर्ड है, चिल्ली विंड, तो चिल्ली वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, चिल का प्रयोग नहीं होगा। इट मीन्स आपका एरर कहां है? ए ऑप्शन में आपका एरर है, चिल के स्थान पर चिल्ली लिखना होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा देखिएगा, fill in the blanks with the correct option. Would you mind this suitcase sir? आपको सूटकेस से कोई परेशानी तो नहीं है, याद रखिएगा would you mind। अब यहाँ would you mind, would मॉडल है, mind एक वर्ब का काम कर रहा है। तो अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट से पहले आप जो लेंगे वो क्या होगा? जिरेंडियल नाउन या पार्टिसिपल। क्या होगा दोस्तों? पार्टिसिपल या जिरेंडियल नाउन। तो यहां पर नाउन तो दे रखी है, नाउन तो आपको दी हुई है, इसका मतलब लेना होगा पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल का रूप होगा वर्ब में आईएनजी। क्या होगा दोस्तों? वर्ब में आईएनजी। और वर्ब में आईएनजी कहां देखेगा? फर्स्ट ओपन, ओपनिंग, टू ओपन, ओपन। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो गया। वुड यू माइंड ओपनिंग द सूटकेस सर? आपको सूटकेस खोलने से कोई परेशानी तो नहीं, सूटकेस को खोले जाने से, इसलिए का मतलब क्रिया जारी है, इसलिए यहां ओपनिंग वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है, फॉर एनी ग्रुप वर्क टू बी सक्सेसफुल इट इज इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, फॉर एनी ग्रुप, किसी भी समूह में काम करने के लिए, टू बी सक्सेसफुल, उसकी सफलता के लिए, इट इज इंपॉर्टेंट दैट, ये महत्वपूर्ण है कि एवरीवन, हर आदमी, इज ऑन द सेम पेज, एक ही पेज पर रहे। एक ही पेज पर रहने का मतलब क्या हुआ? एक ही पेज पर रहना, एक ही विचारधारा होना, एक ही विचारधारा का होना, एक ही विचारधारा होना, एकजुट होना, एक मत होना, एक मत होना। अर्थात मैं ये कहूँ कि यहाँ सेंड से कह रहा है एक ही पेज पे रहना। एक पेज पे रहने का मतलब सब जगह एक ही पेज पर है, सेम चीज होना, समान होना, सिमिलर होना। अब चलते हैं ऑप्शंस की ओर देखिएगा। प्रेजेंट फॉर द मीटिंग, नो। रजिस्टर्ड फॉर द वर्क, कैंसिल। विलिंग टू पे द सेम फीस, नो। थिंक्स इन ए सिमिलर वे, समान रूप से सोचना, थिंक इन ए सिमिलर वे, एक ही सोच रखना, एक ही विचारधारा रखना, एट ऑन द सेम पेज, एट द सेम पेज। तो ऑन द सेम पेज का मतलब एक ही विचारधारा होना, एक समान सोच होना, एक मत होना, एकजुट होना। किसी भी ग्रुप की सफलता के लिए जरूरी है कि सभी लोग क्या रहे, एक प्लेटफॉर्म पर रहे, एक मत पर रहे, एक जैसी समान विचारधारा के लोग हों, तो वो ग्रुप क्या होता है, सक्सेस होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए क्या है, आवर प्लान टू गो टू लंदन इज इन द एयर।
हमारा लंदन जाने का जो प्लान है वो क्या है? इन द एयर, अभी हवा में है, अभी विचाराधीन है। कोई चीज़ हवा में है अभी, न तो हवा में वो ओझल हुई है और ना बहुत नीचे आई है। अभी वो नीचे नहीं गिरी है, अभी वो ऊपर है, मतलब विचार में है, अभी चल रहा है, उसके ऊपर विचार चल रहा है। तो इन द एयर, हवा में होना, इट मीन्स विचाराधीन होना, विचाराधीन होना। जिसके ऊपर भी विचार चल रहा है, वो हवा में है, उसके ऊपर विचार कर रहे हैं अभी। तो अनडिसाइड, अनिश्चय होना, कैंसिल। सर्टेन, अंडर कंसीडरेशन, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फॉर अप्रूवल, अनुमोदन के लिए होना, तो अनुमोदन के लिए नहीं है, स्वीकृति के लिए नहीं है, अभी उसके ऊपर विचार चल रहा है। अंडर कंसीडरेशन, हवा में होना, अंडर कंसिडरेशन होना। जब कोई चीज़ हवा में होती है तो हम क्या करते हैं? अंडर कंसिडरेशन रहते हैं, हम सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा देखिएगा, इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस, गोइंग प्लेसेस क्या है दोस्तों? यहां देखिएगा आप, गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। भारतीय क्या है? गोइंग प्लेसेस, वो जा रहे हैं, प्लेसेस स्थानों पे जा रहे हैं। कौन से स्थानों पे? इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के स्थानों पे जा रहे हैं, मतलब उसके बारे में वो क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा क्या कहेंगे हम, गोइंग अब्रॉड, क्या विदेश जा रहे हैं क्या? गोइंग प्लेसेस, विदेश नहीं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के अंदर जा रहे हैं। इट मीन्स क्या है? ये विदेश नहीं है टेक्नोलॉजी। किस टेक्नोलॉजी है? कोई विदेश इसमें जा रहे हैं, ये तो आपका आंसर नहीं होगा। किसी भी टेक्नोलॉजी के जानना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में पता लगाना, इट मीन्स क्या होगा कि अपना टैलेंट शो करना और सफलता प्राप्त करना, राइट। गोइंग टू स्पेस, अंतरिक्ष में नहीं जाएंगे, ध्यान रखिएगा। टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, इंडिया, भारतीय क्या है? टैलेंटेड है और सक्सेसफुल हैं इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। यहाँ कह रहा है फ्रेंडली एंड एमिएबल, उपयुक्त और मित्रवत है, नहीं, वो टैलेंटेड हैं और सक्सेसफुल भी है, उनमें टैलेंट भी है और वो सक्सेसफुल भी है। किस चीज़ को जानने में? ध्यान रखना, गोइंग प्लेसेस, अलग अलग स्थानों पे जाने का मतलब क्या हो गया कि किसी प्रकार का टैलेंट होना और उसमें सफलता प्राप्त करना। ध्यान रखें दोस्तों, आपने RBSC अर्थात राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कक्षा 12th की जो बुक है, उसमें एक क्वेश्चन, एक लेसन दिया हुआ है गोइंग प्लेसेस, और वहाँ गोइंग प्लेसेस अलग अलग स्थान नहीं है। इट मीन्स वहाँ क्या है? गोइंग प्लेसेस जो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या निकलता है? टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, किसी भी क्षेत्र में पारंगतता हासिल करना और उसमें सफल होना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? सी इज ए पर्सन हु पुल्स नो पंचेस। पुल्स नो पंच, जो पंच को खींचता नहीं है, स्पष्ट बोलता रहता है। पंच करना, कोई चीज बोल रहा है उसको पंच कर रहा है कि अब रुक जा, बस अब ज्यादा मत बोल यार, इतना बोल लिया बस, बहुत है यार, पंच कर रहा है उसको। नो पंच, पंच नहीं है, स्पष्ट बोलता जा, कोई पंच करने वाला नहीं है, तुझे कोई कहने वाला नहीं है, तू बोलता जा। तो सी इज ए पर्सन हु पुल्स नो पंचेज, वह एक ऐसी लेडी है, ऐसी महिला है, हु पुल्स नो पंचेज, जो कभी भी, पुल्स नो पंचेज, स्पीक फ्रैंकली, जो फ्रैंकली स्पीच करती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पुल्स नो पंचेज, स्पीक पोलाइटली, विनम्रता से बोलती है, नहीं, स्पीक फ्रैंकली, स्पीक रूडली, जो रूडली बोलती है, जिसको पुल्स नो पंच, पंच नहीं किया जाता है, तो पंच नहीं करते रूडली बोलेगा, जिसको पंच करते हैं वो रूडली बोलता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसलिए रूडली कौन बोलेगा? जिसको पंच करेंगे वो रूडली बोलेगा, और जब आप रूडली बोलते तो ही आपको पंच किया जाता है, ध्यान रखिएगा। स्पीक स्वीटली और स्पीक फ्रैंकली, यहां अब आपको समझना होगा दोस्तों कि आपका आंसर क्या होगा। पुल्स नो पंच, आपके ऊपर कोई पंच नहीं है, आपको कोई पंच नहीं करेगा, आपके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? यदि आपकी वाणी में मधुरता होगी, यदि आपके बोलने के अंदर, आपकी वाणी में मिठास होगा, आप बहुत ही अच्छा बोलेंगे, सुस्पष्ट बोलेंगे, तो आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं होगी, कोई आपके ऊपर गलत कमेंट नहीं करेगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, पुल्स नो पंचेस का मतलब क्या हुआ? जो स्पीक्स स्वीटली बोलती है, जो बहुत मधुर बोलती है, वाणी में मिठास है जिसके, वो है पुल्स नो
पंचेज। तो इडियम का अर्थ क्या हो गया? स्पष्टवादी होना, मीठा बोलना, स्पष्ट बोलना। तो यहाँ इसका अर्थ हुआ स्पीक स्वीटली, मधुर बोलना, मधुर बोलने वाली, ठीक है, या बोलने वाला, मीठा बोलने वाला, स्पष्ट बोलने वाला। क्लियर? तो आपका यहां पर जो क्वेश्चन, इडियम से क्वेश्चन जो पुटअप किया गया है, सी इज ए पर्सन हु पुल्स नो पंचेज, इट मीन्स सी इज ए पर्सन हु स्पीक्स स्वीटली, वह बहुत ही मीठा बोलने वाली महिला है। तो ये 20 क्वेश्चन की जो सीरीज थी फ्रेंड्स, आज हमारी ये 100 क्वेश्चंस की ये सीरीज कंप्लीट होती है और नेक्स्ट सीरीज हम आपके लेके आएंगे 101 से लेकर के 120 तक नेक्स्ट सीरीज। तो तब तक के लिए आप जुड़े रहेगा हमारे वेब प्लेटफॉर्म से। और फ्रेंड्स, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।